जब मैं छोटा था और मैंने कुछ मूवीज देखी थी जैसे कि एनाकोंडा, जिसमें बहुत ज़्यादा जायंट एनाकोंडा होता है, या फिर प्रिमीवल और लेक प्लेसिड जहाँ पे बहुत जाइगेंटिक क्रोकोडाइल्स होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस और फैसिनेट हो गया था जाइगेंटिज्म के फिनोमेना से। मैं इस चीज़ से कि ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत मॉन्स्ट्रस प्रोपोर्शंस के हो सकते हैं वो हमारे ही बीच में रह रहे हैं और हमें पता भी नहीं है, इस चीज़ के बारे में बहुत सोचता था और मुझे बेसिकली ऐसे एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गए थे। हाउएवर जब मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, आई केम टू नो कि एक्चुअल में ऐसे एनिमल्स बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं और ये प्योरली फिक्शन है। मोरओवर इट्स नॉट जस्ट कि ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इस टाइप के एनाकोंडास का या फिर करेंटली एटलीस्ट इस टाइप के क्रोकोडाइल्स का एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है। दिस केम एज अ शॉक टू माई यंग ब्रेन और ऑब्वियसली मुझे काफ़ी उसके बाद बुरा लगा था, क्योंकि आई यूज्ड टू बी इन्फैचुएटेड विद दिस आइडिया कि ऐसे जायंट मॉन्स्टर्स हमारे बीच में होंगे एंड मतलब कितने ज़्यादा वो पावरफुल होंगे। हाउएवर व्हाट इफ आई वाज टू टेल यू नाउ कि ऐसे जायंट मॉन्स्टर्स अभी करेंटली एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में आपने नहीं सुना है। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो डीप सी जाइगेंटिज्म। सो डीप सी जाइगेंटिज्म या फिर अबिसल जाइगेंटिज्म, क्योंकि डीप सी जो होती है वो अबिस को भी रिप्रेजेंट करती है, उसके ऐसे दिखने में लगती है, एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसी टेंडेंसी है एनिमल्स की कि जब भी वो बहुत ज्यादा डीप सीज में रहते हैं तो वो जायंट्स में टर्न हो जाते हैं कंपेयर टू देयर काउंटरपार्ट्स ऑफ द सेम स्पीशीज जो कि शैलोअर वाटर्स में रहते हैं। अब ये हमें किन किन क्रीचर्स में देखने को मिलता है, ये हमें बहुत सारे क्रीचर्स में देखने को मिलता है, जैसे कि डीप सी स्टिंगरे जो कि 8.9 फीट की लेंथ में हो जाती है और 4.9 फीट की विड्थ में हो जाती है। जापानीज स्पाइडर क्रैब्स जो कि एक काफ़ी फेमस और पसंद करी जाने वाली डेलिकेसी भी है। 7 आर्म्ड ऑक्टोपस जो कि 13 फीट लॉन्ग होते हैं। बिग रेड जेलीफिश, जायंट ऑस्ट्रिकॉड, जायंट ओरफिश, जायंट सी स्पाइडर and the most remarkable of all, the colossal squid. Boom straight at the camera, and it was huge. The video of the 20-foot giant squid, 100 miles off of New Orleans, captured the public's attention. People are very interested in this kind of thing, and we need to make people more aware of just how many incredible things there are in our ocean. कोलोसल स्क्विड्स जो होते हैं वो 46 फीट की लेंथ तक चले जाते हैं और 500 किलोग्राम तक के वेट को वो लोग टच कर सकते हैं। एंड जस्ट सो दैट यू नो, जो नॉर्मल स्क्विड्स होते हैं जो कि शैलोअर वाटर्स में रहते हैं वो बस 24 इंचेस लॉन्ग होते हैं। एंड जस्ट फॉर रेफरेंस, अ स्कूल बस इज 25 to 35 फीट्स इन लेंथ। अब आप लोग इमेजिन कर लो कि एक स्कूल बस से भी बड़ा स्क्विड जो कि नॉर्मली शैलोअर वाटर्स में 24 इंचेस मतलब 2 फुट तक का मैक्स होता है। हाउ प्रोपोस्ट्रस दोस प्रोपोर्शंस आर। मोरओवर अगर आपको इनका एक्चुअल साइज समझना है कि कितने बड़े होते हैं तो हमें इस चीज से समझ सकते हैं कि जो स्पर्म वेल्स होती हैं जो कि जाइगेंटिक वेल्स हैं बाय द वे, वो उनके बेबीज को खा लेते हैं। नॉट जस्ट दैट, इनकी रेगुलरली स्पर्म वेल्स से फाइट्स भी होती हैं डीप सी में। ऑल्दो इसको फाइट कहना उतना ही फेयर और एक्यूरेट होगा जितना कि एक लेपर्ड का एक डॉगी को खाना फाइट होगा, क्योंकि एंड में स्पर्म वेल्स इनको काफी आराम से खा जाती हैं। इनफैक्ट स्पर्म वेल्स काफी ज्यादा डीप डाइव भी करती हैं कोलोसल स्क्विड्स को खाने के लिए। बट उसके बावजूद क्वाइट ऑफन जब स्पर्म वेल्स मरती हैं और वो शोर पे आ जाती हैं या फिर ओवरऑल उनके कहीं से हम कैरकस एक्सट्रैक्ट करते हैं तो अब उस पर ये देखते हैं कि जो आपके कोलोसल स्क्विड्स थे उनके टेंटिकल्स के मार्क्स थे उनके स्क्विन, और क्वाइट ऑफन उनके टेंटिकल्स लगे भी रह जाते हैं, अटैच भी कर जाते हैं। जो इतना बिजार फिनोमेना है कि जो कोई ऑर्गेनिज्म बस थोड़ी सी ज्यादा डेप्थ में एग्जिस्ट करता है तो उसी वजह से वो 23 टाइम्स तक ज्यादा अपनी लेंथ में हो जाता है। इसका रीजन क्या हो सकता है? सो बेसिकली डीप सी जाइगेंटिज्म को समझने के लिए हम 2 बायोलॉजिकल रूल्स का यूज करते हैं। एक होता है क्लाइबर्स रूल और एक होता है बर्गमैन्स रूल। अब सबसे पहले देखते हैं क्लाइबर्स रूल क्या कहता है। क्लाइबर्स रूल हमें ये कहता है कि जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होता है, इसलिए इसे एक व्हेल का या फिर एक हाथी का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक कैट के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो अब इससे उनको हेल्प क्या मिलती है? इससे हेल्प बेसिकली ये मिलती है
कि जो डीप सी है वहाँ पे फूड रिलेटिवली स्कार्स होता है, राइट, क्योंकि वहाँ तक आपकी सनरेज नहीं आ पाती हैं, वहाँ पे ओवरऑल जो आपका बायोमास है वो काफ़ी कम होता है, तो इस वजह से वहाँ पे फूड काफ़ी स्कार्स होता है। तो जायंट प्रोपोर्शंस में एग्जिस्ट करने से इनको हेल्प मिल सकती है वहाँ पे सर्वाइव करने में और यहाँ पे प्रॉस्पर करने में। सेकेंड रूल जो है वो है बर्गमैन्स रूल। अब ये हमें बेसिकली ये बताता है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो लार्ज हो जाता है। अब ऐसा होता है इसलिए क्योंकि एक्चुअली जब उनकी बॉडी और ज़्यादा लार्ज हो जाएगी, राइट, उनके जो ट्रंक है उनका जो टॉर्सो है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, तो उससे उनका लोअर सरफेस एरिया होता है, तो उससे बेसिकली उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का जो रेशियो बनता है वो कम हो जाता है। अब इससे क्या होगा, अगर ये रेशियो कम हो जाएगा तो बेसिकली उनका कम सरफेस एरिया जो है वो एक्सपोज हो रहा है एनवायरनमेंट को, तो वो जो अपनी हीट है वो कम रेडिएट करेंगे, इससे उनको थर्मो रेगुलेशन में हेल्प मिलेगी और बेसिकली वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। अब इसकी जो कुछ रीजंस हैं लॉस को अगर हम हटा भी दें तो ये हो सकता है कि हायर प्रेशर होता है डीप सी में, और अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन होगी, जिस वजह से अगेन हम जाइगेंटिज्म देखेंगे जो कि डायनासोर्स के टाइम पे भी हुआ था जब ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और एक और रीज़न ये हो सकता है कि इट्स पॉसिबल कि डीप सी में बहुत ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन हो, हायर देन शैलोअर वाटर। अब एक यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी उठता है कि यार ये जो फिनोमेना है ये हम और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्यों नहीं देखते हैं, जो जाइगेंटिज्म है ये हम और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्यों नहीं देखते हैं, या फिर हम लैंड पे क्यों नहीं देखते हैं, राइट, क्योंकि अगर हम बर्गमैन्स रूल पे जाएं तो कोल्डर क्लाइमेट्स तो हमें अपने आर्कटिक रीजन्स में भी मिलते हैं, बट वहाँ पे ऐसे जाइगेंटिज्म क्यों नहीं देखा जाते, और वहाँ पे शायद डीप सी से भी ज़्यादा ठंडे के आपको टेम्परेचर्स मिले, स्टिल वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है स्क्वायर क्यूब लॉ। स्क्वायर क्यूब लॉ में क्या होता है, स्क्वायर क्यूब लॉ बेसिकली ये कहता है कि अगर हम कोई भी डायमेंशन बढ़ा देते हैं, राइट, अगर आप कोई भी एक बॉडी लो, अभी हम एक क्यूब को इमेजिन कर लेते हैं जिसकी साइड होगी x, राइट, अब अगर हम इस x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो सरफेस एरिया बढ़ रहा है वो 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो जो हमारे पास अब यहाँ पे सरफेस एरिया आएगा वो 4x बन जाएगा, और जो हमारे पास उसका वॉल्यूम है वो 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास 8x आ जाएगा। ठीक है, ये होता है बेसिकली स्क्वायर क्यूब लॉ। तो देखो अब होता क्या है कि अगर हम बहुत बड़ी बॉडी वाले बींग्स ले रहे हैं तो उनकी हम डेफिनेटली लेंथ इंक्रीज करेंगे, विथ इंक्रीज करेंगे। तो अब अगर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब लॉ लग जाएगा तो जो उनकी वॉल्यूम है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो अब क्या होगा, अब इस वजह से जो उनकी बॉडी है वो उस मास को होल्ड नहीं कर पाएगी, तो इस वजह से वो ग्रेविटी के अंडर कोलैप्स हो जाएंगे, उनकी सारी बोन्स क्रश हो जाएंगी, वो लोग ब्रीथ नहीं कर पाएंगे और बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है वो बनते ही खत्म हो जाएगा। इस वजह से जो हम लोग जायंट बींग्स देखते हैं, जायंट मॉन्स्टर्स देखते हैं मूवीज में, शोज में, जैसे कि गॉडजिला हो गया या फिर से किंग कॉन्ग या और भी बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हम देखते हैं साइज में, वो लोग रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही वो आएंगे स्क्वायर क्यूब लॉ उनको खत्म कर देगा। हाउएवर अब जब हम वाटर में जाते हैं तो वहां पे थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी आ जाती है क्योंकि वाटर के पास होती है बॉयंसी, वाटर में बेसिकली बॉयंसी होती है। तो आप लोग इसको इस तरीके से मान लीजिए कि वो ऑर्गेनिजम्स के लिए थोड़ा और ज्यादा साइज गेन करना पॉसिबल हो जाता है।